मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फेस पे ना कुछ गिर रहा है, तो मैं नींद में ही उसको हटा रही थी। सामने दिख रही है एक लेडी है जो कि पूरा जल रही थी, बट मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा वो लेडी जल रही है, लिटरली जल रही थी। और वो जो मेरे ऊपर गिर रहा था वो उसके बॉडी पार्ट्स के वो स्किन होते हैं ना, वो गिर रहे थे। डेथ हो गई सेम डे पे। सेम डे? वो उंगली पूरा सूज गया एंड देन उनको लास्टली कट कराना पड़ा। वो मेरे जो मंझले पापा एक्सपायर किए थे, गुरुवार को एक्सपायर किए। जो चाची एक्सपायर की थी वो भी गुरुवार को एक्सपायर की थी। सिस्टर जो मेरी एक्सपायर की थी वो भी गुरुवार को एक्सपायर की थी। समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। एक श्राप है जो तबाही की तरह घूम रहा है आपके आगे पीछे आप लोगों के परिवार में। जब भी वो कंसीव करती थी तब भी उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था एंड देन मिसकैरेज हो जाता था। और उनमें इतना ज़्यादा पावर था कि उन्होंने सारे जिप के जो कांच वाँच है उन्होंने सब तोड़ फोड़ के रख दिया था। जिन जो है वो उन पे आ जाता था और वो बच्चा ले जाता था एंड सडनली रोने लग जाती थी कि पीठ लहर रहा है। पीठ चेक करने पे पता चलता पूरे नाखून के निशान है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कल्वे, भ्रम राक्षस, यक्षिनी, योगिनी। हमारी हमेशा से कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए। आज हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर से जो आई हैं हमारे साथ एडवोकेट शिवानी, जिनके साथ कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस रहे जो कि उनके खुद के पर्सनल भी थे और उन्होंने घर में ऐसी चीज़ें फील भी की। अपनी आप बीती इन्होंने हमसे शेयर की और हमारी सब्सक्राइबर है जिन्होंने इस चीज़ को फिर कंफर्म किया कि ये पॉडकास्ट पर आकर ये सारी चीज़ें बताना चाहती हैं। तो हमारे सामने शिवानी है, इनसे हम इनका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, कैसे इनको इन सब चीज़ों पर बिलीव हुआ, कैसे इनकी पर्सनल लाइफ में पैरानॉर्मल चीज़ें एंटर कर पाई, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम स्क्रीन पर लेके आते हैं, कैसी हैं शिवानी आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं अभी वेट ही कर रहा था इस क्वेश्चन का, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले शिवानी, मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा इंट्रो खुद से दें जनता को अपने बारे में। श्योर। मैं शिवानी शंकर, एडवोकेट शिवानी शंकर। मैं बेसिकली हूँ झारखंड से और मेरी आफ्टर मैरिज अभी 1 साल कल ही कंप्लीट हुई है। कल एनिवर्सरी थी मेरी। सो आफ्टर मैरिज मैं जयपुर शिफ्ट हो चुकी हूँ एंड ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, प्लस मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। ठीक है, पहले तो आपको मैरिज एनिवर्सरी की बधाई है, शुभकामनाएं। थैंक यू। अब मुझे ये चीज़ बताइए जो जनता जानना चाहती है कि एक एडवोकेट, वकील होते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी जहाँ पर सवाल खड़े होते होंगे, कहीं ना कहीं कोर्ट में भी ये चीज़ें आती होंगी, ब्लैक मैजिक के केसेस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने की कोशिश करते होंगे केसेस में। यस, एग्जैक्टली। ये मेरी एक क्यूरियोसिटी है जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ और भी एडवोकेट जुड़े थे। अभी उनके पॉडकास्ट शायद लाइव नहीं हुए इसलिए जनता नहीं जान पाई होगी, लेकिन आपके नज़रिए से जो कोर्ट में केसेस आते हैं उनमें क्या कहीं रियलिटी ऐसी होती है या फिर आते हैं केसेस ऐसे कि जहाँ पर लोग ब्लैक मैजिक को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं? डेफिनेटली केसेस आते हैं, बट द रियल थिंग कि कोर्ट में जो एविडेंसेस चाहिए होते हैं वो फैक्ट के बेसिस पे देखी जाती है। तो इन सब चीज़ों का हम अभी तक फैक्ट नहीं दे पाते हैं, तो सिर्फ हियर से, इसको हम लोग हियर से एविडेंस कहेंगे। सो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कोर्ट पे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन तो आती है बीच में इस चीज़ की। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं हम उन कुछ केसेस पे जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस थे, जहाँ से आपने बताया कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें कैसे आ पाई थी, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। ये बात जब मैं क्लास 9-10 में थी, विच इज़ अराउंड 2013 या 14 की बात है। तो उस वक्त मेरे नानी घर पे एक फंक्शन था, मेरे मामा मामी का एनिवर्सरी था। सो बेसिकली हम सभी भाई बहन जितने थे, मेरे स्टार्टिंग में मेरी बहन भी थी एंड अभी मेरा भाई है, हम लोग 2 बहन 1 भाई और प्लस मेरी 3 कज़न सिस्टर्स भी थी। तो हम लोग सब गए हुए थे, एंजॉय किया हमने पार्टी खूब। देन उसके बाद जब हम लोग नानी घर में सारा पार्टी ख़त्म हो गया तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी एक रिलेटिव है, उनके यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। सिर्फ हम लोग भाई बहन कज़न्स का ये प्लान था। सो बेसिकली जब हम लोग वहाँ पे गए तो रात काफ़ी हो गई थी, सब काफ़ी थके हुए थे, रात के वही 11-12 बज रहे होंगे। हम लोगों ने प्लान किया कि सो जाते हैं, ऑलरेडी सुबह से बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, थक गए, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग सो जाते हैं। रात सो गए, ठंड की टाइम थी, मैं बताना भूल गई, नवंबर की बात है। और नवंबर, और मैं जैसे बता रही हूँ ये चीज़ें झारखंड की है, तो वहाँ पे ठंड अच्छी गिरती है। तो ठंड की बात है, रात को मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फेस पे ना कुछ गिर रहा है, तो मैं नींद में ही उसको हटा रही थी। बट
नींद में थी और मैं खुद भी बहुत छोटी थी। मेरा भाई उस वक्त अराउंड 6-7 ईयर्स का होगा, तो उसको वो मेरे बगल में बैठा था। मेरी सिस्टर साथ में सोई, मतलब साथ में वो भी सो रहा था, मेरी सिस्टर भी सो रही थी। हम तीनों एक कमरे में थे। बाहर हॉल में हमारी 3 दीदी बैठी सो रही थी, वो भी। सो बेसिकली जब वो मुझे गर्मी वाली फीलिंग आ रही थी, जो कि ठंड के मौसम में अनयूजुअल है, तो मैंने वो फील किया। उसके बाद मैंने हटाने लग गई। तो उस वक्त मेरा थोड़ा सा आँख खुला एंड दरवाज़ा हमारा खुला था। सो जैसे ही हम लोगों ने, मतलब मैंने बेसिकली जो गिर रहा था ना, मैंने उसको हटाया, तो मुझे सामने दिख रही है एक लेडी है जो कि पूरा जल रही थी। तो वो मेरे लिए फर्स्टली तो मुझे लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ, बट मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा वो लेडी जल रही है, लिटरली जल रही थी। और वो जो मेरे ऊपर गिर रहा था, वो उसके बॉडी पार्ट्स के वो स्किन होते हैं ना, वो गिर रहे थे। सो अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं उस चीज़ को याद करके। सो बेसिकली जब मैं आँख खोली तो वो डोर की तरफ से होके जा रही थी वो। सो फर्स्ट टाइम ऐसा एनकाउंटर हुआ, मेरी नींद टूट गई। मुझे तो नींद गई मेरी। फिर मैंने अपने भाई को गोद में लिया, बहन को कुछ नहीं बताया। मैंने बोला बाहर चलो, दीदी के पास जाके बैठे। दीदी लोग बड़ी थी मेरे से, तो उनसे भी मैं सोची रात को शेयर करना सही नहीं रहेगा, शायद वो डर जाए। उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ हो रही थी उस रात। तो उन 2 दीदी गई वॉशरूम के लिए। उन लोगों ने बोला कि मेरे साथ एक चलो, मुझे वॉशरूम जाना है। एक दीदी अंदर थी, तो अंदर वाली दीदी वापस से दरवाज़ा खोल लेती है वॉशरूम का एंड पूछती है नॉक क्यों कर रही हो। बाहर वाली दीदी जो थी वो कहती मैंने तो नॉक ही नहीं किया। तो फिर अंदर वाली जो दीदी कह रही है नॉक हुआ है 2 बारी। तो फिर वो लोग भी इतने, हम लोग जैसे हमारे साइड में ये चीज़ें नॉर्मल है, कॉमन है, बचपन से समझाया जाता है कि इसे 2 बार नॉक किया जाए तो नहीं पलटना चाहिए या फिर नहीं दरवाज़ा खोल देना चाहिए सडन से। सो बेसिकली वो लोग समझ गए और वो लोग आ गई चुपचाप से, ज़्यादा डिस्कस नहीं की। फिर हम सब साथ में बैठे, नींद किसी को नहीं आ रही थी, फिर नींद हमारी सबकी टूट चुकी थी। तो एक दीदी जो हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी थी, उन्होंने ऐसा डिस्कस किया कि रात को ऐसा लग रहा है जब भी हम सो रहे हैं पैर के पास कुछ चल रहा है। तब मैंने उन लोगों को शेयर करना सोचा कि इनके साथ भी हो रहा है। तो मैंने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, वो जलती हुई औरत। हमारी दीदी की भी नींद गायब हो गई और हम लोग वेट कर रहे थे। मेरे जो नाना नानी है, उनकी एक अच्छी हैबिट है कि वो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह 3-4 बजे तक वो लोग फ्रेशन अप होके रहते हैं, रेडी रहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका ये हैबिट है। सो नाना नानी के घर पास ही था। हम लोगों ने डिसाइड किया किसी तरह रात के 3-3:30 गुजारते हैं। मुझे पता था नाना नहीं जागे रहेंगे, हम लोग तुरंत से चले जाएंगे। तो हमारी जो रिलेटिव थी वो हमें बार बार कह रही थी कि क्या हो गया, तुम लोग जागे हो, सोई नहीं हो। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोले नाश्ता कर लो। हम लोगों ने सुबह होने का वेट किया। सुबह होते ही हम वहाँ से निकल गए और मैं जाते ही सबसे पहले नानी घर में अपनी मम्मा को पकड़ी, गले लगा के खूब रोने लगी कि मम्मा ऐसा ऐसा हुआ। मैं मतलब ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रो रही थी और बहुत डर लग रहा था। तो मम्मा ने पूछा हुआ क्या है, मम्मा को भी कुछ पता नहीं था। फिर मेरी नानी ने पूछा क्या हुआ है, तो फिर मैंने नानी को जब शेयर किया कि ऐसे ऐसे मैंने एक लेडी को देखा था। तो नानी ने बोला कैसा, क्या देखा तुमने। तो मैंने क्लियरली बताया। मेरे नानी घर में ना दुर्गा माँ का मंदिर है। सो नानी को जैसे ही मैंने बताया ना कि मैंने जलती हुई एक लेडी को देखा, तो नानी ने सिर्फ एक ही लाइन बोली कि हमें इसको नहीं भेजना चाहिए था, इसकी शायद वो छाया जो है वो हल्का है और हम लोगों को इसको नहीं भेजना चाहिए था, इसको कैसे पता चला। तो फिर वो तुरंत से मुझे मंदिर लेके गई, वो नीचे ही मंडप है। तो वहाँ पे गए और फिर पूजा वगैरह बैठाया, पूजा वगैरह टीका वगैरह लगाया। दोबारा आज तक मैं नहीं गई। अब मैं बताती हूँ था क्या। बेसिकली मैं जिस दिन गई थी उसके एक दिन पहले सामने वाले फ्लैट में, जहाँ मेरी वो रिलेटिव रहती थी, सामने वाले फ्लैट में एक लेडी रहती थी जिसका कुछ फैमिली इशू था। उन्होंने टेरेस पे जाके खुद को आग लगा लिया था जस्ट एक दिन पहले। और वो चीज़ मुझे दिखी जो कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे। तो मैंने जब लोगों को खुद से बताया कि मैंने सिर्फ चलती हुई लेडी को देखा है, तो सबको लगा कि भाई इसने तो उसी लेडी को देखा है। और मैं आज भी अब वहाँ नहीं जाती हूँ, मुझे डर लगता है। ये है एक चीज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन होगा मेरा। जी। क्या आप थोड़ा सा जैसे मूवीज़ में दिखाते जलते हुए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता सकती हैं ऑडियंस को कि कैसा था वो? देखिए टाइम तो काफ़ी हो गया, बट जो मुझे याद है
वो बेसिकली वो साड़ी था उनका, और वो साड़ी में थी, ये तो पता था कि वो साड़ी में है, और वो जल रही थी और उसका स्किन गिर रहा था। तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगी कि कैसा था, बट हाँ, जैसे वो पूरी तरीके से सिर्फ आग दिख रहा था, और दिख रहा था कि लेडी ही है क्योंकि साड़ी दिख रही थी, और उसका स्किन गिर रहा था। तो मैंने वो उतना ही देखा है, बहुत ज़्यादा देर तक उसको नहीं देखा। जो भी देखा वो आधी नींद में भी था। देन वो चीज़ें जो थी, उसका स्किन मेरे पे गिरना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब हॉरिबल थी। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी। तो उसको अभी भी याद करती हूँ तो उसका वही वाला सीन याद आता है कि मैं ऐसे आँख कर रही हूँ, एंड देन वो उनका स्किन मेरे फेस पे ऐसा गिर रहा है। और इन सब चीज़ों में आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था जब पता चला? हम मम्मी बिल्कुल लाइक कि बेटा अब नहीं जाने दूंगी, कि मेरे साथ रहो। एंड हाँ, मेरे घर वाले इस चीज़ पे बिलीव किए, बिकॉज चीज़ ही ऐसी थी, मैं जो बता रही हूँ वो ऑलरेडी हो रखा है, बाकियों को पता है, मुझे नहीं पता है। मैं नानी घर भी उसी दिन, एक दिन पहले गई हूँ, एंड देन सेकेंड डे उसी रात मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें सबको रिलेट हो रही थी, तो इस वजह से सबने बोला कि तुम अब इधर उधर नहीं जाया करो ज़्यादा। तो ये चीज़ एक ही रात में वॉश आउट हो गई या होने में काफ़ी टाइम लगा? स्लीप पैरालिसिस, बार बार झलक दिखना? नहीं, बहुत दिन तक तो नहीं रहा, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और मैं बजरंगबली और मैं भोलेनाथ की नगरी से हूँ, बाबा बैद्यनाथ धाम। तो मैं भोलेनाथ पे बहुत बिलीव करती हूँ, साथ में काली माँ को भी पूजती हूँ। और उसके बाद से मैंने बजरंगबली को बहुत ज़्यादा पूजा है। मेरा रोज का रहता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और बजरंग बाण पढ़ती हूँ, ये 2 चीज़ें पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा स्ट्रांग फील होता है। प्लस मेरा भोलेनाथ के साथ अलग बॉन्ड है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भोलेनाथ को ही सब कुछ मानती थी, जैसे लोग कृष्ण भगवान को सब कुछ मानते हैं। हाँ, मैं अपने आप को भोलेनाथ को समर्पित कर रखी थी। एंगेजमेंट वाले दिन मैंने अपने इस रिंग फिंगर में भोलेनाथ की एक रिंग आती है, वो मैंने मंगाया था, जो स्नेक के डिज़ाइन में, तो कोयम्बटूर में जो है, तो वहाँ से मंगाया था। एंड देन वो जब मेरा एंगेजमेंट हुआ था तभी उसको रिमूव किया था, बिकॉज उससे पहले मैं सब कुछ उनको ही मानती थी। और काली माँ को मैं अपनी माँ मानती हूँ। मैं अपनी मम्मा को कहती हूँ तुम बस मुझे पैदा क्यों, रियल में मेरी माँ काली माँ ही है। मुझे उनसे कभी डर नहीं लगा। मम्मी से या काली माँ से? काली माँ से। मम्मी तो मेरी स्वीट है। चलिए, वैसे कभी आपस में वकीलों की बातें होती हैं तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं? कुछ वकीलों का मानना होता है, जैसे कि एज यूजुअल सारे लोग नहीं मानते चीज़ों को, तो हम वकीलों का तो काम ही आर्ग्यूमेंट करना। लोग पड़ जाते, भिड़ जाते कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, कोई पड़ जाते हाँ ऐसा है, क्योंकि जिस पे बीतती है उसको ही पता रहता है। जो इस चीज़ को झेल रहा है, जिसके फैमिली में हुई है, जो इस चीज़ को फील कर पाया है ना, वही इस चीज़ को आर्ग्यू करेगा। और जो नहीं देखा है तो वो तो अड़े रहेंगे, और हम वकीलों का काम है आर्ग्यूमेंट करना, तो वो अपने बात पर अड़े रहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट तो होती रहती है। कभी केसेस आ गए वैसे तो डेफिनेट है कि फिर पूरे कोर्ट में चर्चा वही रहेगा कि क्या हो गया इस मैटर, ऐसा है, सच है, झूठ है, जबरदस्ती लाया गया है, वही चलती रहती है। तो कई कोर्ट में कोई ऐसा केस आया हो जहाँ पे आपको लगा हो कि यार देखो क्या हो रहा है, कोई यकीन नहीं कर रहा, कोई केस जो आपके दिमाग में हो, छोटा मोटा कुछ भी? अभी तो मुझे ऐसा कोई, या पुराना कभी कोई केस आया हो जो ऐसा आया हो कि भाई ये वाली फैमिली इस चीज़ में इन्वॉल्व है, उसकी डेथ ब्लैक मैजिक से हुई या ऐसा है, लेकिन उस चीज़ को साबित नहीं कर सकते? मेरे नॉलेज में अभी तक तो, मैं जब तक प्रैक्टिस कर रही हूँ उतना नहीं है, बट हाँ पापा भी मेरे लॉयर थे। अभी 2 मंथ्स पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए। सो सॉरी। इट्स ओके। सो बेसिकली वो बताते थे, काफ़ी केसेस आते हैं, जैसे कि कभी कभी ना प्रॉपर्टी के लिए ही आपस में ही जो भाई रहते हैं, आपस में ही वो उन लोगों की जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके लड़ाई होती है, तो प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारा ब्लैक मैजिक किया जाता है, बट वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते हम। तो वो हमारे जो क्लाइंट्स, पापा के जो क्लाइंट्स हैं, उनको शेयर करते थे कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट उस चीज़ को कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते हम लोग। सिर्फ नींबू या फिर कुछ भी जो चीज़ है वो चीज़ ला के दिखा देने से वो प्रूफ नहीं माना जाएगा कोर्ट में। अगर कोई रखता हुआ दिख जाए तो उसे माना जाएगा? नहीं मानेंगे। उनका वो कहेंगे रीजन बताइए क्या है, क्यों रख रहे, और वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है कोर्ट में भी। तो आपको क्या लगता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, जैसे एमिली रोज के ऊपर एक मूवी आई थी, एग्जैक्ट, मैंने देखा। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज हो गया, अदर बहुत सारी ऐसी मूवीज आती है जहाँ पर पूरी जूरी बैठाई जाती है, फिर उनसे सारी चीज़ें पूछी जाती है, उनके हक में कुछ फैसले भी आए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, एमिली रोज में आया था कि उनके जो प्रीस्ट थे, मैं बहुत इंटरेस्टेड थी उसके लिए, क्योंकि मैंने उसके सारे हॉरिबल रियल साउंड जो
है यूट्यूब पे, मैंने वो सारे सुने। तो मैं उस चीज़ को यही बोलूँगी कि उसमें जूरी जो बैठी थी उन्होंने एक तरह से, अगर आप उसके रिजल्ट देखोगे ना, तो जो प्रीस्ट ने किया था एग्जॉर्सिज्म, उसमें यही था कि उसने जितने दिन तक ट्रायल चलते वक्त जितने दिन तक जेल में रहे हैं उतने दिन तक का उनको सजा मिला था, विच मीन्स कि उनको आप कह सकते हो कि उनको गिल्टी नहीं माना गया था, बट हाँ कोर्ट के नजरिए से उनको गिल्टी बता के इतने दिन की सजा कर दिया गया था कि वो उन्होंने कंप्लीट कर ली है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को बिलीव था, दैट्स वाई उतना ही दिन का था, अदरवाइज उनको और लंबी जाती ना उनका पनिशमेंट, बट उनको फर्दर पनिशमेंट नहीं मिला। जो उन्होंने उतने दिन तक जेल पे रहे विद इन ट्रायल, तो उतने दिन तक का ही उनको था। एनालिस मिशेल नाम था। यस, एनालिस मिशेल। मैंने इस केस के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया था। उनके अंदर अराउंड 14 स्पिरिट्स थे, 7 डिफरेंट, और वो सारे डिफरेंट वॉइस में थे। लूसीफर, एडोल्फ हिटलर। यस, इसके ऊपर बहुत बड़ी यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाई है हाँ, कि ये सिर्फ एक पाखंड था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये कोर्ट के अंदर इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, स्मार्टली जूरीज बैठ रही है, एग्जैक्टली, तो वो एक यूट्यूबर कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि उस चीज को माना गया था कि वो कहीं ना कहीं पॉजेस थी। अगर वो पॉजेस नहीं थी, सबसे पहली बात, अगर वो पॉजेस नहीं थी, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, बट स्टिल वो ठीक नहीं हो रही थी, और उसके एग्जॉर्सिज्म करने से कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट मिल रही थी। देन ऑब्वियस सी बात है, प्लस इतने सारे एक्सपर्टीज बैठे थे, तो उन्होंने भी जो डिसीजन लिया है, वो भी जो हमारे प्रीस्ट थे उसमें जिन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था उनके ऊपर, तो उन्होंने भी यही कहा, मतलब उनकी भी जो रिजल्ट आया एट द एंड, उन्होंने भी उनको ज्यादा गिल्टी नहीं दिया। जितने दिन का ट्रायल था उतने दिन तक ही वो अंदर रहे। तो इन सबको अगर आप एक रीजनेबल पर्सन के हिसाब से आप इसको देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज को माना है। बट बात वही आ जाती है कि कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स ही प्रूफ होते हैं, तो इस वजह से वहां पे उनको उतने दिन का ही सजा मिला था, जो कि एक आप कह सकते हो कि वो सजा नहीं भी था। खैर ठीक है, अब हम आते हैं वकील की दुनिया से निकल के वापस रियल इंसिडेंट पे। तो आपका दूसरा किस्सा जो आप बता रही थी। दूसरा किस्सा मैं बताऊंगी, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं मतलब बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मना की जाती है। लाइक बहुत आप मुस्लिम फैमिलीज में देखोगे कि वो लोग ब्लैक कलर का जो वो बुर्का पहनते हैं वो खुद से नहीं खरीदते हैं। कुछ कुछ घरों में कहा जाता है हमारे घर में ये चीज़ नहीं आएगी, हमारे घर में ये चीज़ मना है। तो मेरे घर में शुरू से गोल्ड मना था कि गोल्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, जो भी बहू आएगी तो वो गोल्ड यूज़ नहीं करेगी, एंड जो भी बेटी जब तक है घर पे तब तक वो गोल्ड यूज़ नहीं करेगी। एंड देन अब जब बेटी शादी हो जाएगा, यानी कि कन्यादान हो जाएगा, वो दूसरे कुल में चली जाएगी, उसके बाद वो गोल्ड पहन सकती है, उसके अगर ससुराल वाले चाहे तो। ठीक है, वो डिपेंड करता था उनके ससुराल वालों पे। शुरू से ये बात थी, मैं भी नहीं विश्वास करती थी। सो बेसिकली दादी बताती थी कि उनका जब फर्स्ट बेबी हुआ था, तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम उनको गोल्ड पहनाया, बहुत से इंसिडेंट है इसके रिलेटेड, कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम उनको गोल्ड पहनाया तो उनका जो बेटा था कुछ भी नहीं हुआ था, वो 6 महीने का था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सिर्फ गोल्ड के चेन पहनाया था, दादी ने डेथ हो गई सेम डे पे। सेम डे पे मेरे रिलेटिव ही है, मतलब दादी के फैमिली के साइड से ही है। बहुत लोग होते हैं ना, जैसे पूर्वज जब कहते आएंगे तो विश्वास नहीं करते आगे के जनरेशन के लोग। आगे बढ़ने से पहले इसका क्या मतलब, पीछे थोड़ा रोशनी डालेंगे कि है क्या, ये हुआ क्या था, कहाँ से कर्ज चलता आया? वही मैं बता रही हूँ, आगे आपको एक स्टोरी बताऊंगी। देखो एक्चुअली क्या है ना कि पूर्वज बताते चल रहे हैं, तो कौन से पूर्वज, हाँ ये पीढ़ियों से चलती आ रही है, तो ये हमारी पीढ़ी का मतलब एक आपका समझ सकते हो। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे जो दादी के जो साइड से जो रिलेटिव है, उन्होंने अब देखिए सोना ऐसा चीज है ना कि सबको लालच आता है। उनको लगता है कि अरे हम लोग मना किया जा रहा है, झूठ में ऐसे ही फालतू के खर्च के लिए रोका जा रहा है। तो सेम डे पे पहना था वही रिंग, तो उनका उंगली, जिस उंगली में पहना था ना, वो उंगली पूरा सूज गया, एंड देन उनको लास्टली कट कराना पड़ा वो। तो वो सारी इंसिडेंट हुई। एंड देन फिर मैं आती हूँ अब मेरे जो घर पे, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है मेरे घर पे, जब हम लोग सारे कजन से, जो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है उनकी शादी जब फिक्स हुई थी,
तो मेरे जो फादर थे उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग जो भी करेंगे सोना हटा के करेंगे, क्योंकि शुरू से पापा लोग ने भी देखा है कि बहुत सारा इंसिडेंट होता रहा है सोना से लेके। तो मेरी दादी शुरू से मना करती थी। मेरी मम्मी की भी जब शादी हुई थी तो नाना जी ने बहुत सारे गोल्ड के ज्वेलरीज वगैरह दिए थे, बट मेरे दादाजी ने बोला था मंडप पे कुछ मत चढ़ाइएगा, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तो वो सीन था। देन पापा ने बोला था, बट होता है ना कि सारे लोग एक सोच के नहीं होते हैं, तो सारे लोग ने नहीं एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। एंड जब दीदी की शादी फिक्स हुई तो फिर एंगेजमेंट हुई सबसे पहले, और एंगेजमेंट जैसी हुई तो वही सोने की बात थी, तो सोना का अंगूठी पहनाया गया एक दूसरे को रिंग सेरेमनी में। तो जैसे ही अंगूठी आई घर पे, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर जो मेरे दीदी के फादर थे उनकी तबीयत खराब हो गई। ज़्यादा कुछ नहीं, उनको बस शुगर का प्रॉब्लम था, वो शुगर हाई हो गया था। फिर उनको एक छोटा सा घाव हुआ पैर में, और वो घाव इतना बढ़ गया कि विद इन 1 मंथ एक्सपायर कर गए। उसके बाद यहीं पे नहीं रुका ये चीज़। फिर 1 महीने के बाद वो सेकंड नंबर वाले मेरे फैमिली के थे, मेरे फादर के सेकंड नंबर वाले भाई थे, वहीं पे नहीं रुका। विद इन 1 मंथ जब अभी हम लोग एक फैमिली मेंबर को खोए हैं, सो विद इन 1 मंथ जब हमें पता चला कि जो मेरी तीसरी नंबर वाली चाची जो है उनको कैंसर है लास्ट स्टेज। तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी एक फैमिली मेंबर खोए हैं और सडनली पता चल रहा है कि उनको लास्ट स्टेज कैंसर है। सो मेरे फादर ने सारी चीज़ें की, सब ने मिल के सब ने किया, बट उनको नहीं बचा पाए उनको भी। तो मेरी दादी उस वक्त जिंदा थी, एंड उन्होंने सबसे पहले चीज़ जो कही थी कि इस अंगूठी को फेंको। तो हम लोगों ने उस अंगूठी को बगल वाले जो नेबर है हमारे उनको दे दिया था रखने के लिए। एंड देन शादी में भी यही सब डिसाइड हुआ कि ज्वेलरी सोने की नहीं जाएगी। सामने वाले फैमिली भी अंडरस्टैंड किए इस चीज़ को, समझे उन लोगों ने भी। वो वैसे जो होता है ना कि बिना सोने के नहीं लेंगे बहू, वैसा फैमिली के नहीं था, बहुत अच्छे थे। तो उन लोगों ने भी चीज़ों को समझा, और फिर वो चीज़ें जब दीदी की शादी हो गई फिर वो पहनती है। तो बगल वालों के तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, उनके घर तो चलता है ना सोना, इस वजह से उनके घर पे तो कुछ नहीं हुआ। बट वो सोना जैसे हमारे फैमिली में कर्स्ड है। ये चीज़ मैंने अपने साथ जो मैंने खोया है, जब मेरे दीदी के बाद भैया की शादी की बात चली तो उनके फादर ने नहीं माना अगेन, इतने सब चीज़ होने के बाद भी। कहते हैं ना कि लोगों को ना भरोसा नहीं होता एक बार में। तो फिर भैया की शादी हुई, फिक्स हुई सबसे पहले तो। एंड देन इस बार सोचा गया कि ठीक है, हम लोग पहले काली माता पे चढ़ा देंगे सोना, कुछ गहना बना के काली माँ पे चढ़ा देंगे, फिर कुछ चीज़ें करेंगे। तो सैटरडे की बात है, सैटरडे को काली माँ पे गहना चढ़ा है। एंड थर्सडे को मेरी सिस्टर घर पे अकेली थी, एंड मेरे पापा उस वक्त कोर्ट में थे, मम्मा और मेरा छोटा भाई जो था वो मंदिर गए हुए थे, और मैं आउट ऑफ होम थी बिकॉज मैं कैलकाटा में रह रही थी उस वक्त, पढ़ाई कर रही थी लॉ का। सो बेसिकली हुआ क्या कि पता नहीं वो कैसे बाथरूम में गिर गई एंड ब्रेन हेमरेज से उसकी डेथ हो गई। फिर हमने लाइक ऐसा है कि हमने कभी उस चीज़ से उभर नहीं पाए बहुत ज़्यादा। उस मतलब मैं तो उसके जाने के बाद उसको देख भी नहीं पाई थी, क्योंकि चीज़ें ऐसी थी। मेरी सिस्टर जस्ट 18 ईयर्स की थी, तो आसपास के लोग बात बहुत बनाते हैं जब कोई यंग लड़की जाती है। तो चीज़ें सब कुछ सॉर्ट आउट कर दी गई थी, जो भी क्रियाक्रम होता है मैं नहीं देख पाई थी अपनी सिस्टर को। सो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत संभाला खुद को, चीज़ें को बहुत ज़्यादा चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। पापा ने भी बहुत सारे मंदिर ये वो सब जगह गए कि क्यों क्यों ऐसा हो गया, हम लोगों ने तो सोना कुछ नहीं किया था ना। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि मेरे जो मंझले पापा एक्सपायर किए थे वो गुरुवार को एक्सपायर किए। जो चाची एक्सपायर की थी वो भी गुरुवार को एक्सपायर की थी। सिस्टर जो मेरी एक्सपायर की थी वो भी गुरुवार को एक्सपायर की थी। तो ये गुरुवार वाला सीन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। जब भी गुरुवार आता है सब हम लोगों का तो ये हो गया है कि गुरुवार को कहीं ट्रैवलिंग भी नहीं करना है। और पंडितों ने बताया कि जब मना है तो मान लेना चाहिए। तो हम पापा लोग ने भी बहुत चीज़ें डिस्कस की कि हमने तो कुछ नहीं किया था। तो चीज़ें अब जब खो गए तो खो गया। फिर मेरी शादी की बात आई,
पहले से डिसाइडेड था कि कुछ भी हो जाए सोना नहीं आएगा शादी में। देन मेरी शादी के टाइम पे कुछ सोना नहीं आया। शादी हो गई, पूरी सारे रिचुअल्स कंप्लीट हुए। जब मैं ससुराल गई तब जाके मुझे सारा ज्वेलरी मिला, जो भी मेरे ससुराल साइड से था। मायके साइड से मुझे कोई ज्वेलरी सोने का नहीं मिला। तो ये सोने का जो कर्ज है या किसी ने दान दे दिया। दादी बताती थी कि जैसे बहुत सारे घरों में होता है, अपने गुरुजी को दान दिया जाता है कोई सामान, तो शायद से कोई हमारे पूर्वज जो रहे होंगे या तो उन्होंने दान कर दिया है सोना, जो हम पहनते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अब तो मैं उस स्कूल से अलग हो चुकी हूँ, मैं अब कैरी करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी भी उस घर में जो बेटियां हैं और जो बहू है उस घर की नहीं पहनती। साथ में जो लड़के हैं उनके बारे में भी है, कोई कैरी नहीं करता है। बड़ी ही एक अजीब सी चीज निकल के आई है ये तो। हाँ, ये चीज़ हमारे अलावा मैंने बहुत लोगों से ये डिस्कस भी किया है। मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुतों ने बताया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बुरके की बात। तो मेरी एक फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड, उसने बताया उसके घर पे कोई भी खुद से नहीं खरीदता है बुरका। उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, जब भी बुरका किसी को चाहिए होता है तो वो उसको देता है, उसके कोई रिलेटिव्स देते हैं, वो लोग खुद नहीं खरीदते। कोई रीजन उन्होंने भी बताया या फिर उन्होंने ऐसे भी वही बताया कि उनके फैमिली में ऐसा ही चलता आ रहा है। जो बुर्का पहनेगा खरीदेगा उसके हाँ, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ ना कुछ अनहोनी होगी। ये एक यूनिक चीज है। और जनता इस चीज को समझ पा रही है कि एक्चुअली में जिनके साथ ये आप बीती हो रही है उनका कितना लॉस हो रहा है। वही बात है। अब जैसे अभी तक तो हमने इतना लॉस झेल लिया, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो नहीं मानेंगे। डेफिनेट सी बात है, कोई नहीं मानने वाला इस बात को। आज के जनरेशन के लोग बहुत कम इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो और भी ज़्यादा लॉस ही होने वाला है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि किसी ने दान किया है, हमारे जो पीढ़ी है हमारी, उसने दान हुआ है या किसी ने श्राप दिया है। अब हमें नहीं पता ये चीज़, बट ये चलती आ रही है। पता तो होना चाहिए था वैसे। अब होगा, वो कनेक्शन कहीं से टूट गया है मेरे ख्याल तो से। अभी तक कोई सिद्ध इंसान नहीं मिला जो इस चीज के बारे में कुछ बता पाए कि आखिर कहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई है। पंडितों से, जैसे जैसे जो पंडित झाड़ा वगैरह करते हैं, उनसे पापा ने, जब मेरी सिस्टर एक्सपायर की थी, डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि आपके फैमिली में ये चीज़ अपशगुन माना जा रहा है, आप मत ही यूज़ कीजिए। तो वही चीज़ घुमा फिरा के आती है कि आपकी फैमिली में ये चीज़ मना है। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये किसी ने दान किया है या श्राप है। तो आप गोल्ड पहनते हो? अब मेरी शादी हो गई, अब पहन अभी डर नहीं लगता इन सब चीजों से? फर्स्ट टाइम पहनने टाइम बहुत डर लगा था, बट अब शादी हो गई है तो पहन सकते हो। आप मतलब कभी मम्मी का फोन आया कि बेटा रहने दे मत पहन? नहीं, मम्मा, शुरुआत में मम्मा को भी डर लग रहा था कि मत पहनो, क्योंकि मेरी बहन खोई है, तो मम्मा ने एक बच्चा खोया है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोलते थे, बट ससुराल वाले भी थोड़ा सा बोल रहे थे कि हमारे घर की बहू है, लोग देखने आते हैं, तो पहन लो। तो अब तो तुम्हारा कुल चेंज हो गया है ना, तो तुम्हारा गोत्र चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया है। तो शुरुआत किया तो फिर देखा सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर मैंने, और क्योंकि दीदी लोगों की शादी जब हुई थी तो उन लोगों ने भी कैरी करना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर मैरिज कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं देख रखा था। तो टेस्ट एंड ट्रायल है कि पहले देख लिया कि हाँ वो उनके साथ कुछ नहीं हो रहा तो आप पहना जा नहीं, तो मुझे गोल्ड का ऐसा कोई लालच नहीं था, बट वही है कि फिर जब देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, एंड फिर फैमिली वाले ससुराल साइड से भी कह रहे कि आराम से पहन सकते हो, तो फिर मम्मा से भी डिस्कस किया। मैंने बोला जो है हमारे खानदान में तुम पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या राय होगी। अगर आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा हो तो आप पहनोगे नहीं पहनोगे? मुझे पता है हमारे जितने भी मेल ऑडियंस है वो तो लिखेगी भाई हम तो नहीं ही पहनने वाले ऐसा कुछ। ये तो फिर भी ससुराल वालों ने बोल दिया उस चीज़ को, चलो समझना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं तो पर्सनली खुद बोल रहा हूँ, मेरे को कोई चीज़ पता चल गई मैं तो ना, चाहे सुरक्षा कवच भी मिल जाए तो भी मैं उस चीज़ को नहीं पहनने वाला, क्योंकि किसी भी चीज़ का लॉस, लेकिन एक जिंदगी का लॉस सबसे बड़ा लॉस है। सही बात है। तो आते हैं इससे अगले वाले किस्से पे। ये किस्सा तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसा किसी के साथ हो। इंसान को खोना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और मैं यही चाहूँगा कि भाई अगर आपकी फैमिली में भी ऐसी कोई चीज़ है तो समझो और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बताओ। और जो इंसान भरोसा नहीं कर रहे, खैर उसका तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। किसी को ज़बरदस्ती तो आप मना नहीं सकते। लेकिन इस लॉस से ये आपको पता चल जाएगा कि तारे कहीं भी जुड़ जाती हैं। लॉस ऐसा नहीं है आपका, आपकी वजह से भी किसी और का हो सकता है। चलिए आते हैं अगले किस्से पे।
जो अगला किस्सा है वो तो मेरी मौसी के साथ हुआ था। मेरी मौसी, ये बात काफ़ी पुरानी है बिकॉज़ मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। मेरी नानी मम्मी से मैंने ये बात सुनी है, मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी की बात है। तो जब भी वो कंसीव करती थी ना, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था। वो थोड़ा सा गांव वाले एरिया में रह रही थी, तो वो भी झारखंड पे ही है। सो जब भी वो कंसीव करती थी, ये बात अराउंड 1985-86 के अराउंड की है। तो जब भी वो कंसीव करती थी तब भी उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था, एंड देन जो भी होता था मिसकैरेज हो जाता था। तो ऐसा 3-4 बार हुआ। घर वालों ने देखा ये हर बार की बात है, एक बार हो तो समझ में आता है। और बिहेवियर चेंजेस में कुछ ऐसा होता था जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा रही हैं, किसी से बात नहीं कर रही हैं, और बिहेवियर चेंजेस लाइक जो मेरे मौसा जी थे उनको लात मार के भगा देना, ऐसा ऐसा करने लग जाती थी। तो जब फिर से हुआ इस तरह, तो मतलब नानी बताती है जैसे कि इस बार जब हुआ फिर से मौसी जी कंसीव की, तो फिर से उनका बिहेवियर वैसा ही चेंज हो गया। वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती थी और वो बोलती कुछ नहीं थी, वो लिख के देती थी, और करीब 4 किलो 5 किलो पूरी बनती थी, सब्जी बनती थी, और वो अकेले खाती थी सब कुछ। वो किसी से कांटेक्ट नहीं, कुछ बात नहीं। और जैसे ही मौसा जी पास भी आते थे ना, उनको मार के भगा देते थे। और वो उनका बेबी पेट में था, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बद से बदतर होने लग गई। वो खाते जाती थी, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत है। चुपचाप रहती थी और सोती भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस होते जा रही थी। घर वाले सब डर गए। फिर नाना ने डिसाइड किया कि मैं लेके आता हूँ, कहीं इनको दिखा के लेके आता हूँ, क्योंकि वो उस कमरे से बाहर नहीं आती थी। वो कमरे में खुद को बंद करके रखती थी, और वो बच्चे लिखते हैं ना, वो बचपन में जो स्लेट और पेंसिल जो आती है उस पे लिख के देती थी कि ये चाहिए, और वही खाना चाहिए होता था उनको। बहुत झाड़ा करवाने की कोशिश की गई कि घर पे ही कर दे। तो बहुत लोगों को बुलाया गया। अगर चाय में कुछ मिक्स करके दे रहे हैं, झाड़ फूक करके या मंत्र पढ़ के दे रहे हैं, समझ जाती थी उनको दिखाया नहीं जा रहा, कहीं और जाके कर रहे हैं। वो कहते थे, वो कुछ कहती नहीं थी, बस ऐसा देखा और फेंक दिया, कि मतलब उनको पता चल जाता था कि उसमें कुछ मिक्स है। वो नहीं खाती थी, तो उनको कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो फिर नाना ने डिसाइड किया, जैसे मैं बता रही हूँ 1985 की बात है, तो इसमें ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे जिप आती थी, तो उस पे शीशे लगे हुए थे। मौसी को, वो प्रेग्नेंट थी, एंड उनको जकड़ा गया था, वो लोहे की सिक्कड़ आती है ना, उससे उनको बांधा गया था। और उनमें इतना ज़्यादा पावर था कि उन्होंने सारे जिप के जो कांच वांच है उन्होंने सब तोड़ फोड़ के रख दिया था। वो एक साइड से वो सिक्कड़ तोड़ रखा है उन्होंने। तो उनको झाड़ा के लिए लेके गए थे बिहार में। सो वहाँ पे एक मज़ार है, एक साइड मज़ार है और एक दूसरे साइड में हनुमान जी का मंदिर है। तो मौसी जी प्रेग्नेंट थी, ऐसे तो वहाँ पे जो झाड़ा लगते थे तो उसमें कोड़े मारे जाते थे, बट वो प्रेग्नेंट थी, फुल मंथ चल रहा था उनका, 8वां 9वां महीना चल रहा था, तो उनको कोड़े नहीं मार सकते थे। तो उस वक्त उन्हें सिर्फ और सिर्फ रात भर जगा के रखा गया, उन्हें सोने नहीं दिया गया, और रात भर पानी डालते रहे उनके ऊपर, ताकि वो उनका वो जो भी उनका जो तरीका था झाड़ा करने का, तो उस तरीके से उनको रात भर वैसा किया गया। और फिर मन्नत मांगा गया कि जो एक रोट बनती है, वो बहुत बड़ी एक रोटी की साइज की रहती है, सब कुछ उसमें मिक्स करके रोट बोलते हैं, वो चढ़ता है वहाँ पे। तो मन्नत पे वो मांगा गया कि जैसे ही बच्चा अच्छे से डिलीवर हो जाएगा, ये सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, तो ये रोट चढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे मौसी को ज़्यादा नहीं, वो रात भर उनको रखा गया, और फिर अगले दिन मौसी ठीक थी। हाँ, वहाँ पे जिन्होंने जो उनका झाड़ा कर रहे थे, उन्होंने, वो घर नहीं आए मौसी का। कहाँ, मैं झारखंड की बात बता रही हूँ, और बिहार, हालांकि उस वक्त तो एक ही था पर डिस्टेंस काफ़ी था। वो घर नहीं आए थे, बट उन्होंने साफ कह दिया था जो बाथरूम है वहाँ पे एक पेड़ है पीपल का, उसे कटवा दो। तो वहाँ जाके जितने भी लोग गए थे मौसी के साथ, वहाँ जाके पता चला कि वो पीपल के पेड़ में रह रहा था, और जब भी मौसी कंसीव करती थी तो वो पीपल का जो पेड़ का जो भी जन बोल लो, क्योंकि अब
आप मुस्लिम में जाते हो तो जिन का ही नाम लिया जाता है, तो जिन जो है वो उन पे आ जाता था और वो बच्चा ले जाता था। तो बेसिकली यही हो रहा था बार बार जब भी वो कंसीव करती थी। तो वो पेड़ कटा दिया गया और अब बिल्कुल मेरी मौसी अभी भी बहुत सही है। और वो जो बच्चा उस वक्त उनके पेट में था वो अभी भी भैया है, वो बेटा हुआ था उनको, वो भी अपने फैमिली में बहुत खुश है, वो भी शादीशुदा है। तो ये चीज़ हुई थी। पीपल के पेड़ पे जिन रह रहा था, हाँ, कंसीव करती आता था, बच्चा लेके चला जाता था। जब भी कंसीव करती थी तब भी वो ऐसा ही हो जाता था, और वो फिर बच्चा जब जैसे मिसकैरेज हो जाता फिर मौसी नॉर्मल हो जाती थी। ऐसा नहीं लग रहा झारखंड में कुछ अलग ही चल रहा है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस की हूँ अपने फैमिली में। ऐसा नहीं है, आप खुद, मेरे को लग रहा है कि और भी बहुत सारी चीजें होंगी हाँ, जो छुपी एक्चुअली क्या है, मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ हम्म। वो काफ़ी पुराने टाइम का बता रही हूँ। तो पुराने टाइम में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी, जो कि पुरानी चीज़ें, जैसे मैंने अपनी वो सोने के बारे में बताया, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। लोगों को पता भी नहीं होता है कि किसकी पीढ़ी में कौन है। 3-4 पीढ़ियों का नाम पता है, उससे ज़्यादा तो किसी को नहीं जनरली पता होता है। और ये मौसी का मैं बता रही हूँ 1985 की बात है, तो उस टाइम की बात है। ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स कम दिखाए गए हैं इस चीज को पता करने में कि एक्चुअली ये स्टार्ट कहाँ हुआ है। हाँ, शायद होता क्या अगर है ना कि जब आपको सॉल्यूशन मिल जाता है ना तो फिर आप भूल जाते हो कि प्रॉब्लम क्या था, क्यों हुआ था। आगे बस। आने वाली जनरेशन को सॉल्यूशन मिला नहीं है ना अभी, उनके लिए तो सोना वर्जित है। और ये वो आप सोना नहीं है जो सोना है, ये वो सोना है जो एक घर का गहना है जो हर कोई पहनना पसंद अभी करता है। भी ये चीजें हैं, जैसे जिसको नहीं मानना है, जो नहीं मान रहे भाई लोग में से, हम्म। क्योंकि बहुत बड़ा फैमिली है उनका, जो भी एक फैमिली जो आता है एक पीढ़ी पे, तो काफी बड़ी फैमिली है। नहीं मानते लोग, पहनते फिर भोगते, फिर समझ में आ जाता है, फिर छोड़ देते। चल रहा है अभी भी वैसा ही। ऐसी किसी और घर की फीमेल जब मैरिड शादी होके आपके घर में आएगी तो वो भी नहीं पहन सकती? नहीं, अगर किसी को शौक है तो वो हमारे घर पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बोलो, अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक है तो वो औरत हमारे घर में नहीं आएगी। नहीं, हम लोग पहले ही डिसाइड करवा लेते, जैसे शादी फिक्स होती है उसी वक्त ये बात हो जाती है। तो किसी औरत ने ऐसी गलती करी है कि छुप हाँ, के? वाह, बहुत बढ़िया। हुआ था। जैसे मैंने जिसका बताया ना, जो एक्सपायर कर गई थी, मेरी काकी संजली वाली, जो तीसरे नंबर की चाची थी। सो उन्होंने ना, मतलब उनको बहुत शौक था, उन्होंने नाक का पहन रखा था। तो जो मेरे चाचा थे तीसरे नंबर वाले, वो ना मानसिक तौर पे बीमार हो गए थे। ओहो। तो फिर मेरे दादी ने उनको नोटिस किया था और दादी ने बोला फेंको इसको, फिर उसको जाके कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद हालात सुधरे? बिल्कुल, अभी मेरे वो तीसरे नंबर वाले चाचा बिल्कुल सही है, और चाची ही नहीं है। कैसे नोटिस में लाओगे इसे आगे जाके? मैं तो आगे जनरेशन की सोच रहा हूँ भाई। आपकी फैमिली में जो लोग आगे आने वाले हैं वो तो सीधा उनका तो खंजर लटक रहा है गले पे। ये जब तक आप लोग बता पा रहे हो तब तक तो बता पा रहे हो। बिलीव भी तो नहीं करते ना आगे के फैमिली के जनरेशन वाले। उनका कहना है बेसिकली, उनका कहना है, जैसे हम लोग ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, तो उनका कहना है कि पहले के टाइम पे, जैसे कुछ एक का मैं आपको ओपिनियन बता रही हूँ, हमारे फैमिली मेंबर का, नेम तो नहीं रिवील करना चाहूँगी। उनका मानना है कि जैसे ना हम लोग ऊंची जाति के नहीं है, तो इस वजह से शुरुआत में हमें दबाया गया और हमें नहीं पहनने के लिए दिया गया। उनका ये मानना है, वो इस और जाना ही नहीं चाहते कि ये नेगेटिव पॉइंट तो है। उनका ये कहना है कि शुरू में पहनने नहीं दिया, वो कहावत इस तरीके से कहती है कि पहनो ही नहीं। हाँ, वही मानना है उनका। साहब। इतनी मौतें हो रही है फिर भी विश्वास नहीं करना है। मैं एक्चुअली में पता है गहरी सोच में क्यों हूं? मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये मेरे, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ये किसी के भी घर में होता है तो वो आगे पीढ़ी को कैसे अवेयर करेगा इसे लेके। अपने घर पे अगर वो बड़ी बड़ी चीजें भी लिखवा लेगा ना कि सोना मत पहनना, आगे जनरेशन वो आ रही है जो ये कहेगी हम तो पहन के देखेंगे अब तो। हाँ, अब तो वही हो गया है। अब के जनरेशन के होते कि हाँ मैं तो करके देखूंगा, वही चीज है। अब अभी तक तो हमारा जो था, हम लोग होते, हमारे अब जो भतीजे भतीजे हो रहे हैं, उनका तो है कि वो अभी तो छोटे हैं, डेफिनेट है कि वो नहीं मानेंगे। अब जब बड़े होंगे फिर उनके साथ कुछ ना कुछ होगी, जैसे हम लोगों ने खोया, क्योंकि ये चीज अब नहीं रुक सकती है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने बहुत जगह दिखाया, कोशिश में लगे हैं, बट अब वैसा लालच भी नहीं है। हमारे मन में तो बैठ गया कि सोना ही तो है, नहीं पहनेंगे, डायमंड पहनेंगे। मैंने भी एंगेजमेंट में प्लैटिनम में डायमंड लगवाया था।
मैं तो बोलना चाह रहा था डायमंड पहनो, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोला, जनता बोलेगी बहुत सॉल्यूशन दे रहे हो भाई। नहीं, मैंने अपना सॉल्यूशन यही निकाला था कि सोना नहीं पहनना है तो प्लेटिनम में डायमंड करवा लेते हैं। क्या जबरदस्त एक श्राप है जो तबाही की तरह घूम रहा है आपके आगे पीछे आप लोगों के परिवार में। हाँ वो लड़कियों की किस्मत तो फिर भी ठीक है, आदमी तो बेचारा बर्बाद है। लड़कियां तो दूसरे घर में जाके सोना पहन लेंगी, अपने शौक वो पूरे तो लेंगी। बहू आ रही है, वो भी नहीं पहनेगी ना। तभी तो कह रहा हूँ वो पहनेगी, उसका कुछ हो साथ में तो वो साथ वाले को भी दिक्कत है। हाँ। और औरत को सोना रोक दो, बहुत बड़ी बात है। कि औरत को आप बोलते हो गोल्ड ना पहने, तो वो तो कंपैरिजन में आ जाती है, बगल वाले घर में देखो उनकी बहू कितनी अभी ऑप्शन है ना। सिटी डायमंड। नहीं, सिटी गोल्ड है। अब डायमंड पहनना डायमंड पहनो, अगर सोना ही पहनना है पर्टिकुलर सिटी गोल्ड है, सेम चमक आती है, पहन लो। हम लोग वही ऑप्शन देते दिल को तसल्ली भी तो चाहिए हाँ, ना, वही कि असली तसल्ली। रियल गोल्ड होना चाहिए। हैं। रियल गोल्ड पहनोगे तो फिर झेलो। ओ भाई, ये तो एक ऐसा किस्सा बता दिया, इसके आगे तो मेरे पास भी कुछ बोलने को नहीं है। जनता भाई कमेंट सेक्शन में बताना जो चीज़ें आप सुन रहे हो, अगर ऐसे कर्ज कहीं और भी चल रही हैं, आपके परिवार में भी चल रही हैं, आप अगर कोई सोल्यूशन भी देना चाहो कि कहीं ऐसी जगह पे ट्राई करो। क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि इतना बड़ा एक मतलब ये हादसा हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है, शायद इन्होंने बहुत जगह पे दिखाया भी होगा। जब इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो कोई शायद आपके पास कोई ऐसा सिद्ध इंसान हो जो बता दे कि क्या दिक्कत है और कैसे आई है। हो, खैर आते हैं इससे अगले वाले पे। इससे अगले वाला जो इंसिडेंट है, अभी तो मैंने जितने भी इंसिडेंट है वो मैंने अभी कोई भी आपको बाहर का नहीं सुना रही हूँ, सारे जो मैंने अपने आंखों से देखे। और एक जो वो मौसी के बारे में बताया था वो मेरे घर का ही है, वो मैंने अपनी नानी और मम्मी से सुना था। अभी तक जितने मैंने आपको बताया है वो मैंने किसी भी फ्रेंड्स के सर्कल से नहीं सुना, कुछ भी नहीं। मैं अपने सारे इंसिडेंट सुना रही हूँ। तो बेसिकली हुआ ये था कि मेरे घर में एक डेथ हुई सबसे पहला, एंड उसके बाद मेरी दीदी के बिहेवियर में चेंजेस आने लग गए थे। चेंजेस इतने कि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जा रही थी। दो दो लोग उसको पकड़े हुए हैं और दीदी अकेली है, दोनों को फेंक दे रही है। बहुत ज़्यादा वायलेंट हुई जा रही है। तो चीज़ें समझ में आ गई, ऊपरी हवा का चक्कर है। फिर वो दीदी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो हर वक्त अपने चेहरे की तारीफ करते रहती थी। अच्छा। और उसका टोन भी चेंज हो गया था बातचीत का। तो वो तो पहले बहुत चक्कर लगवाई, बहुत चक्कर की, भाई यहाँ से आई हूँ, वहाँ से आया है, ये वो, बहुत कोई आए झाड़ फूक करने के लिए। तो आपकी एक इंसिडेंट मैंने सुना था जो उसमें मैंने कमेंट भी किया था कि एक क्रिश्चियन लड़की थी, एंड उसका उतारा एक हिंदू फैमिली के थ्रू हुआ था, हिंदू लड़के ने किया था। तो हम लोग जैसे हिंदू हैं, तो जो दीदी के साथ इतना कुछ हुआ, वो जब भी वॉशरूम जाती थी, वॉशरूम से आने के बाद उसकी हरकतें और भी ज़्यादा बदतर से बदतर हो जाती थी। किसी भी घर वाले को ना उसके पास रहने का हिम्मत नहीं होता था, क्योंकि वो जो भी पास आता था उसको मारपीट करती थी। और ऐसा भी नहीं कि दिमागी तौर से बीमार है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सब कुछ कराया, बट वो दीदी का बिहेवियर इतना ज़्यादा वायलेंट होते जा रहा था, वो खुद को भी हार्म कर रही थी। वो बैठी रहती थी, सामने बैठी है, एंड सडनली रोने लग जाती थी कि पीठ लहर रहा है। पीठ चेक करने पे पता चलता पूरे नाखून के निशान है। ओ, अपने आप। हाँ, अपने आप। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब होती गई, तो हम लोगों ने भी बहुत जगह कोशिश की, पंडितों को बुलाया, बहुत सारे सिद्ध पुरुष को बुलाया कि घर पे ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो हमारे 3-4 जगह मकान है। तो दीदी जिस मकान में रहती थी ना, हमारा हम लोग कोठी कहते हैं उसको, तो दीदी जिस कोठी में रहती थी, तो उस कोठी से कहा गया है कि ये इनके जो डेथ हुआ है अभी वही आए हुए हैं। तो उनको वहाँ से हटा के दूसरे मकान में शिफ्ट किया गया कि यहाँ से लेके चलो, वरना ये ठीक नहीं होगी यहाँ पे इस घर पे। तो फिर वो आते थे, उसको झाड़ा लगाते थे, नॉर्मल बिहेव करने लग जाती थी। तो हम लोग सोचते थे ठीक हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद रात हुई, वापस से वैसा ही। फिर अलग एंटिटी के बारे में डिस्कस करने लग जाती थी। पहले कह रही मैं ये हूँ, फिर कह रही मैं ये हूँ, अपने बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर जाती कभी थी। बताया कि खबीज है? नहीं, ठीक है। हुआ ये, उन्होंने वही चीज़ उन्होंने कभी नहीं बताया। उन्होंने सब कुछ बता दिया, सब जगह का बता दिया, जितने लोग डेथ किए थे सबका नाम ले रही है। अपने अपने जहाँ जहाँ जान रही है सब जगह का नाम आ रहा है। बस वही मेन चीज़ नहीं आया जो आपने भी सही पकड़ा उस चीज़ को। तो वो चीज़ें वैसी होती थी, नॉर्मल हो जाती थी। हम लोग भी सोचते थे दिन भर में कि चलो सब कुछ सही हो गया।
होता ये था कि आ रहे, झाड़ा लग रहा है, हम लोग भी सोचे शायद कोई, फिर दूसरा बुला रहे, फिर झाड़ा लग रहा है, फिर नॉर्मल हो जा रही, फिर और खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी, और बाथरूम पता नहीं क्यों बार बार जा रही थी, बार बार बाथरूम, बार बार बाथरूम। फिर बहुत कुछ इधर उधर डिस्कस हुआ। फाइनली हम लोगों ने एक मौलवी को बुलाया। मौलवी आते ही समझ गए, और मौलवी को देखते दीदी का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी पोल खुल गई है। तो वो उसका चेहरा, और वो उनको देख के एकदम नॉर्मल सा बिहेव कर रही है। तो फिर मौलवी जो आए थे वो काफ़ी ज़्यादा सिद्धि था उनके पास, वो काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल थे। तो उनको समझ आ गया था कि ये जो चीज़ें हम लोग करा रहे हैं इनके साथ, वो काम नहीं आने वाली है। उन्होंने उन दीदी अकेली, जो कि पिछले 2-3 हफ्ते से कुछ नहीं खा रही है, दीदी अकेले एक साइड 3 लोग, एक साइड 3 लोग उनको कस के पकड़ के बैठे, इतनी उनमें ताकत थी। और वो जो एग्जॉशन का जो भी चलता है, झाड़ा लग रहा है जिस तरीके से, वो सब कुछ हुआ। फाइनली वो चीज़ उनके से हटी, फिर दोबारा कभी नहीं आया। बट साथ में मौलवी जाते जाते ये कह दिए थे कि इनको दोबारा कभी भी हो सकता है। तो उनको कुछ मंत्र पढ़ के वो धागा दिया गया था, जो कि उसको बांधने के लिए उनको कहा गया था। तो वो उसको कैरी करती है साथ में, और उसको कहा गया था कि रात को ज़्यादातर बाथरूम वगैरह ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। तो वहाँ से हमें पता चला था कि ये चीज़ें हमारी कुछ अलग ही चीज़ थी इनके पास, हम लोग कुछ और ही कर रहे थे, ये चीज़ थी। तो ये पता चला आया कहाँ से था, किसी ने छोड़ा या पहले से घर में था, क्या था? नहीं, एक्चुअली हमारा जो घर है ना, वो मौलवी ने बताया था। उसी रास्ते से होते हुए शमशान भी है और कब्रिस्तान भी है। तो वो जब भी कोई कब्रिस्तान जाएगा या शमशान जाएगा ना, हमारा घर मतलब चौराहे पे पड़ता है, तो उस रास्ते से जाना ही है। तो वो जगह, तो उस वक्त शायद दीदी कुछ मिस्टेक की होगी, तो का उसी वक्त वो होके आ गया इसके पास। और दीदी की जो वो बार बार अपनी तारीफ करती थी ना, तो वो उसके अंदर से वो बोल रहा होता था उसकी, मेरी दीदी लिटरली सुंदर है काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी तारीफ वो करते रहता था। और वो खुद से कर रही होती थी कि इसके बाल, इसके ये वो। तो मैं उसके पास एक बार गई भी थी कि ये क्या कर रही हो, बाल ठीक करो। तो उन्हें खींच के एक थप्पड़ मारा था मुझे। मेरी मम्मा ने खींच के मुझे ले गई, चलो हो गया, अब नहीं, ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखाओ। तो ऐसे करके फाइनली जब पता चला, तो फिर दीदी थोड़ी सी सहम गई। अब वो नहीं जाती है वॉशरूम वगैरह अकेले रात को, प्लस अब वो रास्ता ही वैसा, दीदी की भी शादी हो गई है, वो भी शिफ्ट हो गई है कहीं और। तो ये सारी चीज़ें। वो गाना याद आ गया, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। भाई पता है, हमेशा से ऐसा होता है कि मैं झारखंड के इंसिडेंट कवर करता हूँ और यूट्यूब उसे हटा देता है, क्यों? क्योंकि झारखंड में चीज़ें ही ऐसी होती हैं। एक्चुअली झारखंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊँ तो आपने जामताड़ा का नाम सुना होगा। जामताड़ा ऐसे सडनली वहाँ के लोग इतने रिच नहीं होंगे। जो फ्रॉड्स वगैरह सब कुछ इतना सब कुछ है। एग्जैक्टली, जो फ्रॉड्स होते हैं। प्लस वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप गूगल करोगे ना, तो यमराज का एक मंदिर है वहाँ पे जामताड़ा में। जामताड़ा से पहले है। सो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ ही हादसा हुआ था। वहाँ पे ना मंदिर के आगे लिखा है धर्मराज। तो हम लोग ना शॉपिंग करके आए थे, मेरी इंगेजमेंट की शॉपिंग हुई थी। शॉपिंग करके हम लोग आ रहे थे बाई रोड। सो पिछले साल, हाँ, पिछले साल के, हाँ वही 1.25 साल आप मान के चलो। तो हुआ ये कि हम लोग उधर से गुजरे हैं। तो मैं ना इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं चुप थी इस टॉपिक पे। तो ऐसे ही मेरी मम्मा थे, पापा थे, और ड्राइवर थे, मैं थी, और मेरा भाई था। सब ने ये चीज़ डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि हम लोग से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है वो जगह, बट स्टिल है। तो डिस्कशन ये चालू हुआ, मैंने से बोला मंदिर है, प्रणाम कर लो, धर्मराज जी का मंदिर है। सबको पता था धर्मराज जी का मंदिर है। तो डिस्कशन ये चालू हुआ कि धर्मराज कौन है यहाँ पे, युधिष्ठिर या यमराज। क्योंकि युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। उन्हीं के बेटे थे। तो बेसिकली इस चीज़ पे डिस्कशन चालू हो गया। हम लोगों की गाड़ी स्मूथ आ रही है, अचानक से सारा पेट्रोल नीचे गिर गया। सारा, वो पता नहीं टंकी कैसे लीक हुई, क्या हुआ वो। क्योंकि वहाँ पे जब वो क्वेश्चन उठ गया ना उनके ऊपर कि वो धर्मराज है या युधिष्ठिर है, तो उस क्वेश्चन के वहाँ पे अभी भी ऐसा सीन है कि आग जलते हैं और लोग उस पर चलते हैं खाली पाँव।
वहाँ पे जब पूजा होती है, साल में एक बार ये पूजा होती है वहाँ पे धर्मराज मंदिर में। तो उस दिन मैंने समझाया था घर वालों को कि प्लीज़ अगर कुछ नहीं पता हो तो नहीं डिस्कस करो, कुछ गलत, भले तुम इंटेंशनली उनके बारे में गलत नहीं बोल रही हो बट बुरा लग सकता है किसी को भी। तो ये चीज़ है। भाई जिस तरीके से रियल इंसिडेंट अब लोग ले लेके आ रहे हैं ना हमारे पास, एक वो जनता है जो हमारे पास आती है पॉडकास्ट पे जो दूसरों की घटनाएं बताती है, एक ये जनता है जो अपने घर के किस्से बता रहे हैं, अपनी चीज़ें बता रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं सबक ले पा रहे, नहीं सीख पा रहे, तो कोई अपने आप को अपने घर के खुलासे करने का किसी को शौक नहीं होता। एक इंसान आ रहा है कि जो आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि हमसे ये गलतियां हो चुकी हैं, आप लोग इस चीज़ को दोहराइएगा मत। जितना ज़्यादा हो सके समझ लो, सीख लो, जितना ज़्यादा हो सके अवेयर मतलब एक तरीके से मैं यही बोलूँगा, अवेयर हो जाओ। पता नहीं कितने ऐसे लोग आएंगे जो अपनी सच्ची घटनाएं अपनी घर की बताएंगे, जैसे आर्यन आए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉडकास्ट आए हैं जहाँ पर लोगों ने अपने घर की घटनाएं बताई हैं। आज के टाइम पे ये चीज़ें इस तरीके से है कि आप छोटी सी गलती करोगे और वो आपके साथ हो लेंगी। अब आपके हाथ में है, आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी, जैसे मैं बताता हूँ कि कोई भी आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई इस तरीके का बोझ ना ले ले, क्योंकि अभी ये जिस तरीके से उतारे करने वाले हैं, ये उतारे करते नहीं है। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन उतारे करने से पहले चार चीज़ें छोड़ भी देते हैं और उतारा करने के बाद भी चार चीज़ें छोड़ देते हैं। आप ढूंढते रह जाओगे, बाबा बदलते रह जाओगे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले। तो इसके बाद आप कुछ राय देना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी? मैं लास्टली बस यही बोलना चाहूँगी सबको, मेरे थ्रू ये मैसेज सबको जाए कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं अभी जज की तैयारी कर रही हूँ, मेरा झारखंड प्री निकल चुका है, वेटिंग फॉर मेंस, और मैं एक वकील भी हूँ। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, मेरे पापा भी वकील थे, हम सब पढ़े लिखे हैं, बट स्टिल हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप पॉजिटिविटी पे बिलीव करते हो, भगवान पे बिलीव करते हो, तो नेगेटिव भी है, चीज़ें होती हैं। और अगर कोई आपके घर वाले मना कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मान लो उनकी बात। थोड़ा सा लालच के चक्कर में आप किसी का जान खो सकते हो। तो मैं बस यही कहूँगी, अगर घर वाले किसी चीज़ के लिए स्पेशली मना कर रहे हैं, और प्लीज़ अवेयर हो जाओ, अभी नहीं तो कभी होगे बस। सो दोस्तों, एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पर हमने सुनी बहुत ऐसी दर्दनाक चीज़ें जो कि आप बीती चीज़ें थी और काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि एक फैमिली इस तरीके से लॉसेस बैक टू बैक झेल रही है। आप समझ सकते हो ये जो कर्ज होते हैं इंसान की दुनिया में किस तरीके से उसे बर्बाद कर देते हैं। आप इन सब चीज़ों से सीख ले सकते हो। और इसके बाद जो हमेशा से मैं बोलता हूँ कि यार जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो देख रहे हैं कि हम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइबर हमारे इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, कोई जयपुर से, कोई झारखंड, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगह से आके सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होती है कि मोटिवेशन बढ़ाए रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले ऐसे पॉडकास्ट आते रहें और आप सीख लेते रहें। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी चीज़ों को आपके सामने रखें और आप जितना ज़्यादा हो सके उनसे सीख पाएँ। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आपको लगता है यार मुझे भी इस चीज़ को बताना है कि किसी का भला हो जाए, किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे चैनल की यूएसपी है। प्रक्रिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि आप पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है। एक बार टीम रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। हम ऐसे ही बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी अवेयरनेस लेके आएंगे जहाँ पर जनता जागरूक हो इन सब चीज़ों को लेके। बहुत कम लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी का भला हो पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। स्पॉटिफाई पे अब हम आ चुके हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। अगर आप चलते फिरते सुनना चाहते हैं तो हमें स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके। घर परिवार में एकता बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है। माँ बाप से प्यार बना के रखिए, दादा दादी, नाना नानी, जितना ज़्यादा हो सके इज्जत करिए। आज उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक टाइम पे वो बहुत कुछ आपके लिए कर चुके हैं और पीछे मुड़ के कभी ये मत पूछिएगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।